गुंडों और अपराधियों की बैसाखी पर चलती है। रंगबाजी और कटमनी ये टीएमसी की कमाई का जरिया है। ये लोग जानते हैं जिस दिन बंगाल के लोग खुलकर सामने आ गए, टीएमसी की विदाई पक्की है। और मैं इस दृश्य देख करके कह सकता हूं, अब टीएमसी को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। का खिलाफ बोलना और घुसपैठियों को हटाना, भगाना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझको तो करना पड़ेगा ये। तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात ने चौंकाया वो ये है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 फेजेस पे वोट पड़े थे, इस बार केवल 2 फेजेस पे वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर इन 5 राज्यों के जो नतीजे आएंगे वो 4 मई को आएंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सवालों पे एक नजर डाल लेते हैं। सवाल है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रिकॉर्ड बनाएंगी या बीजेपी ममता बनर्जी पे भारी पड़ेगी? असम में कांग्रेस के चक्रव्यूह को क्या हेमंता विश्व शर्मा भेद पाएंगे? जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां एसआईआर का क्या असर होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम इस चर्चा में शामिल करेंगे, और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास पैनल अतिथियों का हमारे साथ जुड़ना है। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुबीर भौमिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जुड़ रहे हैं। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए। सुरेंद्र राजपूत साहब, आपको भी चौंकाया कि पश्चिम बंगाल में 8 से सीधे हम 2 फेजेस पे पहुंच गए और बहुत ही सीमित समय के दरमियान चुनाव कराया जा रहा है? 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है रमेश जी। हमारा तो बहुत स्पष्ट आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर कि मिली भगत हो रही है। आपके सामने है, देखिए, मैं आपको प्रमाण देता हूं। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, इसको थोड़ा ठीक करा दीजिए। तो 23 अप्रैल को एक चुनाव, 29 अप्रैल को दूसरा चुनाव और 4 मई को रिजल्ट। 9 अप्रैल को बाकी जगहों पर चुनाव। जो शासन, जो भारतीय जनता पार्टी का शासन और चुनाव आयोग इन 5 राज्यों में चुनाव जो है वो एक साथ नहीं करा सकता, एक दिन नहीं करा सकता, वो चुनाव आयोग कहता है कि 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। 9 अप्रैल से और 4 मई तक जो है हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता तो सरकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता 9 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक पांडिचेरी में, तमिलनाडु में, असम में कैसे बक्सों की सुरक्षा करेंगे, कैसे ईवीएम की सुरक्षा करेंगे? इतना लंबा ड्यूरेशन क्यों दे रहे हैं? आपने 29 अप्रैल को ही चुनाव करा देते बाकी जगहों पर, तो 4 मई का हमारा 4 दिन 5 दिन कराना होता। और एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव सही वो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, चुनाव में आराम से हो रहा है, चुनाव सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या आ जा रहा है सामने कि साहब एक महीना चुनाव का रिजल्ट नहीं आ रहा है, बक्सों में मतदान बंद पड़ा हुआ है। तो राजपूत साहब, आपका संशय ये है कि ये जो पेपर वोट में नहीं होता, ये जो असम में और केरला में, पुडुचेरी में जो 9 अप्रैल को कराए जा रहे हैं, उसके पीछे आपका संशय है। मैं एसएन सिंह साहब के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सुबीर भौमिक साहब, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे जरा बताइए, ये जो नतीजों का, चुनावी की तारीखों का ऐलान किया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? बिकॉज असम को आप देखिए, 2016 में 3 फेजेस, 2021 में 2 फेजेस, इस बार 1 फेजेस। अगर आप पश्चिम बंगाल को देखिए, 2016 में 7 फेजेस, 2021 में 8 फेजेस, इस बार केवल 2 फेजेस। अरे यार, हमने मीठी ले ली। ये तो उस वक्त कहा गया था कि सिक्योरिटी के वजह से इस तरह से 7-8 फेज में चुनाव करवाए जा रहे हैं। अब ये तो सरकार का और चुनाव आयोग का बोलने वाली बात है। सच्चाई क्या है वो हम भी नहीं जानते हैं, और हिसाब किताब क्या है वो हम भी नहीं जानते हैं। बट इस बार 2 फेजेस में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले भी 2 फेजेस में तो पहले हुए हैं चुनाव। 8 फेज जो था वो कुछ अजीबोगरीब लग रहा था कि उत्तरी बंगाल के जो जिले हैं उसमें एक दिन और
जो दक्षिण बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें 1 दिन, तो ये तकरीबन ठीक ही लगता है, इसमें कोई बहुत बड़ी, और ये 5-6 दिन के फर्क में हो रहा है। 23 अप्रैल को उत्तरी बंगाल के जिलों में होगा चुनाव और उसके बाद 29 अप्रैल को। तो इसमें कहा जाता है कि सब सिक्योरिटी फोर्सेस जो डिप्लॉयड किए जाते हैं बंगाल में, चुनाव के टाइम में गड़बड़ होने का आशंका जताया जाता है, होता भी है कभी कभी, पॉलिटिकल वायलेंस का एक हिस्ट्री है। तो नहीं तो इसलिए ये तो पहले भी कहा, वही तो मैं पूछ रहा हूं, पहले तर्क दिया जाता था पॉलिटिकल वायलेंस का हिस्ट्री है, बॉर्डर एरिया है, 3-3 जगहों से बॉर्डर एरिया मिलते हैं, घुसपैठ का डर रहता है, तमाम बातें होती थी। क्या इस बार वो सब समाप्त हो गई हैं? नहीं, 2 फेजेस में कर रहे हैं, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उत्तरी बंगाल में जो डिप्लॉयड होंगे उन्हीं लोगों को 4-5 दिन के अंदर दक्षिण बंगाल में डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ बंगाल में तो नहीं, असम में भी डिप्लॉय करना है, दूसरे जगह भी करना है। तो इसका ये जो एक चीज हमको समझ में नहीं आता कि चुनाव आयोग जब ये शेड्यूलिंग करते हैं, जो हमारे पूर्वी साथी कह रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के, बात में दम है कि जो शेड्यूलिंग आप कर रहे हैं उसके बारे में आप कारण क्या दिखा रहे हैं। बिल्कुल, एसएन सिंह साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब ने एक वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा साहब आपने 3 राज्यों में 9 अप्रैल को आप मतदान करा रहे हैं, 9 अप्रैल से लेकर 4 मई तक साहब वो कैसे सुरक्षा करेंगे ईवीएम की? उनका जो डर है कि साहब कहीं आप ईवीएम में गड़बड़ ना कर दे। नहीं ठीक है। चोर को हमेशा डर लगता है कि वो चोरी ना हो जाए, क्योंकि उसकी विचारधारा इसी तरह की है। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं कि आज लोकतंत्र के इस महापर्व के तिथियों की घोषणा हुई है और सभी पार्टियां लोकतंत्र के इस महापर्व को अति उत्साह से मनाने जा रही है। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि पहले कांग्रेस को कुछ और आपत्ति थी कि 15 दिन से ज्यादा का समय होना चाहिए, तो आप देखेंगे किसी भी राज्य में जो चुनाव हो रहा है उसमें 20 से 25 दिन मिल रहा है, इवन पश्चिम बंगाल में तो 40 दिन का समय मिल रहा है। एक पहले आपत्ति होती थी कि वो सैटरडे या संडे पर चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाएगी तो लोग कहीं और घूमने चले जाते हैं, इस नाते मतदान प्रतिशत कम होता है। तो हमें लगता है कि 9 अप्रैल को भी बृहस्पतिवार पड़ रहा है और 23 अप्रैल को भी बृहस्पतिवार है और 29 को बुधवार है, तो ये भी जो आपत्ति थी इसको भी दूर किया गया है। और चौथी बात है कि सभी पार्टियां बार बार कह रही हैं कि एक देश एक चुनाव, तो निश्चित तौर पे कम चरणों में अगर चुनाव हो रहा है तो ये मान के चला जा रहा है कि जो एक संवैधानिक संस्था है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के तरफ कदम बढ़ाई हुई है और सभी पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग बहुत सारी चीजों को देखा होगा और परसेप्शन किया होगा कि किस तरह से हम चुनाव कराएं तो अच्छे से चुनाव हो। और जब आपके पत्रकार ने चुनाव आयोग से, न्यूज नेशन के पत्रकार ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता है कि चुनाव अच्छे तरीके से हो, सभी पार्टियों के जितने लोग हैं वो सहयोग करें और कोई भी जो मतदाता है, वास्तविक मतदाता है, वो वोट डालने से वंचित न हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं तो इसका स्वागत करता हूं। ठीक है एसएन सिंह साहब, आप उसका स्वागत करते हैं, लेकिन पार्टी जिसका पश्चिम बंगाल में 0 सीटें हैं। हाँ, एक बात मैं सुरेंद्र राजपूत साहब आपसे जरूर जानना चाहूंगा, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने सारे राजनीतिक दलों से मुलाकात की। आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने क्या सुझाव दिया पश्चिम बंगाल के लिए? हमने तो कम चरणों में चुनाव हो, एसआईआर की स्पष्टता हो और जिस तरीके से जो भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां हिंसा का, भाषा का जो दुरुपयोग कर रही है, केंद्र सरकार के संसाधनों का जो दुरुपयोग कर रही है, वो ना करे, ये बात है। लेकिन अभी मैं मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे ऊपर ये चोर वाला आरोप किस हिसाब से लगाया था। अरे भाई, चोर तो आप और चुनाव आयोग मिलकर के चोरी कर रहे हो, वोट चोरी कर रहे हो। हरियाणा में आपने वोट चोरी की, 19 लाख आपके डुप्लीकेट वोट हैं। हमने आपको कर्नाटक की कंस्टिट्यूएंसी में वित्त प्रमाण दे दिया, हरियाणा में वित्त प्रमाण दे दिया कि 22 ब्राजीलियन मॉडल के फोटो लगा करके आप लोग वोट डलवाते हो। हमने आपको बिहार में प्रमाण दे दिया कि आपके सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तराखंड में पहले वोट डाले, उसके बाद बिहार में जाकर के वोट डाले। हमने आपको सारे प्रमाण दिए और एक तरफ आप कहते हैं कि साहब इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम से चुनाव कराने में आसानी है और रिजल्ट जल्दी आता है, और दूसरी तरफ आप 9 अप्रैल को चुनाव असम में करा करके और 4 मई को आप काउंटिंग करोगे। ये बेईमानी नहीं है तो क्या है?
ये प्रत्यक्ष परोक्ष या कैसे भी आप वो कर लीजिए कि 9 तारीख को चुनाव करा करके उन क्या नाम ईवीएम्स को 4 तारीख तक आप सुरक्षित जगहों पे रखेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, या हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप हमको बताइए ना, इसका कौन सा कारण ठीक है, कौन सा एक अभी जवाब ले लेते हैं, राजपूत साहब जवाब ले लेते हैं, एसएन सिंह साहब जवाब दीजिए। बंद करेंगे और 4 मई को आप करेंगे। ये मुझे लगता है बेईमानी कि के लिए नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप हैं, डकैत तो आप हैं। राजपूत जी सुन लीजिए, राजपूत जी सुन लीजिए, आप कुछ भी कहें। देखिए राजपूत जी, मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, और न्यूज नेशन को हजारों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों दर्शक देखते हैं, और वो सब कुछ समझ गए होंगे कि चोर कौन है। हमने किसी का नाम नहीं लिया, चोर की दाढ़ी में तिन कहा। हमने कहा कि जो चोर होगा उसको हर समय डर नजर आता है, और हमने हमारे माता पिता दादा परदादा गुरु गार्जियन करते हैं और आगे भी करते रहे। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा हरियाणा का एक एग्जाम्पल दिया। चुनाव आयोग जो स्वतंत्र संस्था है वो हरियाणा के एग्जाम्पल को दिखाते हुए उन्होंने कहा एक पूरा परिवार जहां 200 लोग रहते हैं उनका पूरा परिवार रहता है, ये वोटर लिस्ट है, अगर आपके पास कुछ और सच्चाई है ले आइए। बिहार की इन्होंने जिक्र किया, आप देखिए बिहार में कैसे चोरी करते हैं। जिस व्यक्ति का आदरणीय राहुल गांधी जी नाम लिए थे वो महिला आकर कही कि भाई हमने तो स्वयं भरा था अपनी आयु इतनी बढ़। दूसरी महिला ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी के लोगों ने हमको बहला फुसला के लिया के ऐसा कराया था, मेरा ये उद्देश्य नहीं था। तो निश्चित तौर पे चोर को अब भी डर लगता है। ठीक है, कांग्रेस अपने आप को चोर समझ रही है, टीएमसी के लोग अपने आप को चोर समझ रहे हैं। एक बात ये तो अच्छी बात है साहब, अगर ये देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है तो उसी रणनीति के तहत ये फेजेस धीरे धीरे कम हो रहे, एक कम समय में चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए रमेश जी, वन नेशन वन इलेक्शन की तो पोल इस चुनाव ने भी खोल दी है। जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम लोग वन इलेक्शन वन कमीशन वन वोट करेंगे, तो देखेंगे उसमें हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भी ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। मैं चूँकि असम का अपनी पार्टी का इंचार्ज हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार ये एक फेस में इलेक्शन वहाँ पर करने जा रहे हैं, जबकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग है। 9 अप्रैल को वहाँ पर वोट होना है और 4 मई को इलेक्शन होना है। जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी तो सरकारी मशीनरी लगी है, उनको तो कोई भय नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की चिंता है कि हम अपने वोटों की रखवाल कैसे करेंगे। इतना लॉन्ग डिस्टेंस दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर कैसे काम कर रहा है ये कोई छुपा नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। देश इस बात को समझ रहा है। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात की चिंता व्यक्त करी है, और नहीं, आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इसके ठीक बाद अगले साल यूपी में भी चुनाव होने जा रहा है। अगर वहां भी 1-2 फेजेस में हो गया तो क्या होगा? नहीं, देखिए देश की एक जिम्मेदार पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी होने के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है। उत्तर प्रदेश की तो हम प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन मिशन विस्तार के तहत समाजवादी पार्टी भी काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर अन्य राज्यों में भी हम लोग चुनाव में भागीदारी कर सकते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार। तो निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमें डेमोक्रेसी बचाने की जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है, और जो संस्थाएं वो किस प्रकार लोकतंत्र की हत्याएं करने का वो दिखाई दे रहा है। ये वन नेशन शुभंकर जी, ठीक है, प्रोफेसर जोशी आपकी बात आ गई। शुभंकर जी, आपको क्या लगता है कि पहले ये आरोप लगाते थे, मतलब टीएमसी क्या सारे राजनीतिक दल ये आरोप लगाते थे साहब बीजेपी जो है वो टाइम बाई कर रही है ताकि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जगह भी चुनाव प्रचार कर सके, इसलिए इसको लंबा खींचा जा रहा है। अब तो साहब आपका ये तर्क टिकेगा नहीं। देखिए रमेश भाई, 2 बातें हुई। एक बात मैंने से सुनी, उस समय मैं जवाब नहीं दे पाया। आपने अच्छा इसी पूरे जो इलेक्शन के फेजेस को कम किया गया, उस बात को आपने कहीं ना कहीं जोड़ी इसको कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ना। साहब बीजेपी का तो क्या कहना, उनका तो बस चले वन नेशन नो इलेक्शन हो जाए, उनका तो एक्चुअली पूरा चाल चरित्र उसकी तरफ जा रहा है। इलेक्शन के तो बिल्कुल खिलाफ है, वो तो चाहते ही नहीं इलेक्शन। दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हैं कि इलेक्शन, मैं इस बात का बिल्कुल स्वागत करता हूं रमेश जी। मैंने उस समय पिछली बार बात शुरू किया था कि फेजेस को कम किया गया, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। ये अच्छी बात है कि फेजेस को कम किए गए, कम खर्चे में अगर अच्छे तरीके से मैनेज करने की तरफ ये एक अच्छा रुख अख्तियार किया गया है, मैं इसका सपोर्ट करता हूं, पहली बात।
दूसरी बात मैंने आपको भी बता दी कि भाई आपका जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन से तो बात दूर ही रखिए, क्योंकि कोई भी चीज जो अनडेमोक्रेटिक है उसके लिए तो मैं कह ही नहीं सकता। वन नेशन वन इलेक्शन सबसे बड़ा अनडेमोक्रेटिक चीज है, जितना कि ये जो डबल इंजन की सरकार अपने आप में एक अनडेमोक्रेटिक एक नैरेटिव है। अनडेमोक्रेटिक नैरेटिव इसलिए है क्योंकि आपके लिए तो हर एक प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। आपका ये नहीं होना चाहिए कि बंदूक किसी के सर पे रखा जाए और कहा जाए मतलब डबल इंजन की सरकार का मतलब सेंटर में भी हम होंगे, प्रदेश में हम होंगे, तब तो हम आपका विकास करेंगे, नहीं तो साहब हम आपकी हालत खराब करके रख देंगे, हम आपका पैसा नहीं देंगे, हम आपका डेवलपमेंट का पैसा रोक देंगे। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन और ये सारी चीजें, ये बीजेपी सिर्फ लेकिन शुभांकर जी बीजेपी तो कोलकाता की रैली से बड़ी गदगद नजर आ रही है। अभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है कि इस बार बंगाल बीजेपी के साथ खड़ा है। नहीं, बंगाल बीजेपी के साथ हमेशा से खड़ा था। बंगाल बीजेपी के साथ जो है 2019 के इलेक्शन में खड़ा हुआ, तभी उनके सीट बढ़े हुए। बंगाल 2021 के इलेक्शन में खड़ा हुआ, जब कहा जाता था 2 मई दीदी गई, ये कहा जाता था। एक बहुत बड़े नेता थे, यहाँ तक दाढ़ी और गोल गोल चश्मा। ये प्लीज देखिएगा पिछले इलेक्शन में कौन जाते, पूरा रविंद्रनाथ टैगोर, मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, देखिएगा कुछ सब लोग, आपके दर्शकों से कहूंगा जरा सर्च करिए, मिलेंगे आपको। वो पूरा रविंद्रनाथ टैगोर दिखते, थोड़ा थोड़ा बंगला भी बोलने की कोशिश करते थे। बाद में उन्होंने दाढ़ी भी कटवा ली और चश्मा भी हटा लिया वो है ना, और उसके बाद जो है वो बंगला जो थोड़ा बहुत जो सीखे थे वो भी भूल गए। तो अब जो है वापस यहीं पे बात आती है, फिर से दिखने लगे हैं कि नहीं बंगाल का उनका इंटरेस्ट तो सिर्फ दिखता है इलेक्शन में। उसके बाद कहाँ बंगाल, कौन बंगाली, बंगालियों को तो वो कहते हैं कि बांग्लादेश है। ओके ठीक है। तो सुबीर भौमिक साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि साहब इस बार भी जो लड़ाई है वो हिंदुत्व बनाम बंगाल की अस्मिता की लड़ाई होगी? बनाया जा रहा है, यहाँ लोकल इश्यूज बहुत सारे हैं। SIR एक बहुत बड़ा इशू है, अलग अलग इश्यूज हैं, बट इसको जबरदस्ती ये धर्म के ऊपर खींचने का एक कोशिश जो है वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होगा। लोग यहाँ जो वोट डालेंगे वो अपने इश्यूज पे डालेंगे। जो इश्यूज यहाँ हावी हैं वो सब इश्यूज जो है इम्पोर्टेंट होंगे, और लोगों को यहाँ बेवकूफ समझना बहुत बड़ा गलती होगा कि आपने कुछ कह दिया और हम अंधे के तरह चले गए, ऐसा नहीं है। एक चीज मैं यहाँ भीतर पे लाना चाहता हूँ जी, कि असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये सब जगह अगर 9 तारीख को चुनाव होता है तो 13 तारीख के अंदर अंदर वहां रिजल्ट निकाल के फिर बंगाल में चुनाव करने से क्या मुश्किल है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ तमिलनाडु 23 अप्रैल को वोट कर रहा है, बाकी सारे 9 अप्रैल को वोट कर रहा है। नहीं, हमारा कहने का मकसद ये है कि आप 9 तारीख को जहां चुनाव हो रहा है उसका नतीजा आप 13 तारीख को निकाल दीजिए, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस जो है, एक इलेक्शन का इफेक्ट दूसरा इलेक्शन में ये तो होता नहीं है ना। अब असम का रिजल्ट बंगाल को कितना इफेक्ट करेगा उसमें हमको डाउट है। हम असम में रहे हैं, असम अच्छी तरह से जानते हैं। तो असम में अलग अलग इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज पे लोग वोट करते हैं असेंबली इलेक्शंस में। केरल का चुनाव का क्या असर बंगाल में होगा, तो इसलिए जहां आप 9 तारीख को चुनाव कर रहे हो उसका नतीजा आप 12-13 तारीख को निकाल दो। और जहां 23 तारीख को चुनाव कर रहे हो, 29 तारीख को चुनाव उसको आप 4 मई को निकालो। आप बिल्कुल आप कह रहे हैं जो 3 राज्यों में आप 9 अप्रैल में करा रहे, हो सकता है आप 14 तारीख को इसका रिजल्ट निकाल देते, और बाकी जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव जो आप करा रहे हैं 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, उसका आप 4 मई को निकाल दीजिए। यानी आप कह रहे हैं 2 चरणों में काउंटिंग आप करा लीजिए, 3 राज्यों की आप बिल्कुल 13-14 मई को करा लीजिए, अप्रैल को करा लीजिए, और बाकी कॉमन सेंस। अब दूसरे लोग क्या समझते हैं वो अलग बात है। सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं आ रहा हूं, SN सिंह साहब आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब, लेकिन अब थोड़ा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं सर। ये तो हमने चुनाव आयोग की तारीखों की बात की सर, लेकिन आप कहां पर खड़े हैं? पश्चिम बंगाल में कहां पर खड़े हैं? केरला में हमने अमूमन देखा कि साहब एक बार LDF एक बार UDF, हमने देखा साइमल्टेनियसली 2 बार LDF आ गई। असम में आप कहां खड़े हैं? DMK से आपका कोलैबोरेशन कैसा चल रहा है? ये सारे सवाल आपके सामने हैं सर। बिल्कुल, अब मैं सारे सवालों का जवाब देता हूं और मैं भौमिक साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं।
मेरा यह कहना था कि जब चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी अहंकार से इतना दंभ भर रहे हैं थे कि हम एक राष्ट्र और एक चुनाव यानी लोकसभा का विधानसभा के चुनाव हम एक चरण में करा देंगे या एक समय में करा देंगे, वो लोग आज की डेट में 5 छोटे छोटे राज्यों के चुनाव एक डेट में नहीं करा पा रहे हैं या 2 डेट में नहीं करा पा रहे हैं। 9 अप्रैल को चुनाव, जो 9 अप्रैल के चुनाव थे वो 23 और 29 में क्यों नहीं हो सकते, ताकि वहां के लोगों को 4 मई को रिजल्ट मिल जाता 29 अप्रैल को वोट डाल करके। ये 9 अप्रैल को वोट डालेंगे और 4 मई को रिजल्ट लेंगे, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत है या नहीं है? ये लोग क्या करना चाहते हैं इस ड्यूरेशन में, इस दरमियान ये लोग कौन सा खेल खेलना चाहते हैं, ये देखने वाली बात है। एक बात, अब आप आ जाइए, अब आप पॉलिटिकल उस पर आ जाइए। हमने बहुत स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग की और भाजपा की किस तरीके की मिली भगत की कोशिश हो रही। बंगाल में हम जनता के बीच में खड़े हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के मिसरूल और ममता जी के मिसरूल के खिलाफ वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या नाम, हमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि जनता अधीर रंजन दा को, शुभांकर जी को, हमारे यहाँ के सभी लोगों को एक बड़े अच्छे मैंडेट के साथ करेगी। दूसरी बात, असम में तो हमें लगता है कि हम चुनाव में हेमंत बिश्व शर्मा के भ्रष्टाचारी सरकार से बहुत आगे हैं। जेल जाएंगे हेमंता जी, इस चीज को लिख लीजिए आप, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई नहीं। हमने तो चुनौती दी थी लोकसभा चुनाव में, रमेश भाई, चुनौती मिली थी हमको हेमंता की तरफ से कि आप आओ, आपकी हिम्मत है तो जोराहाट से लड़ो। गौरव गोगोई साहब जोराहाट से गए, लड़े और जीत करके आए। ये चुनौती का जवाब दिया था, चुनौती दे करके हराया था, चुनौती ले करके हराया था। यहां पर गौरव जी ने चुनौती दी थी, कांग्रेस ने चुनौती दी थी हेमंता को कि आइए आप इस सीट से लड़िए जोराहाट की। भाग गए हेमंता, कहते नहीं लड़ूंगा, मेरे को वहां नहीं लड़ना है, मैं अपना सुरक्षित सीट से लड़ूंगा। अब ये आदमी जो शख्स चुनाव से पहले ही भाग गया हो, वो बेईमानी के अलावा किसी भी तरीके से चुनाव नहीं जीत सकता। वहां पे जुबिन गर्ग की हत्या हो, या वहां पे जिलों को कुछ इंडस्ट्रीज के नाम कर दिया गया हो, चाहे वहां पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के कार्यालय से मुख्यमंत्री स्वयं या मुख्यमंत्री के लोग कर रहे हो, ये सारी की सारी स्थितियां, एक बार एसएन सिंह साहब को भी मैं ले आता हूं जल्दी से, और कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। ओके सिंह साहब, ये जो सुझाव आया हमारे जो सुबीर भौमिक साहब ने बड़े अच्छे सुझाव दिए कि साहब 3 राज्यों के रिजल्ट आपने अगर 9 अप्रैल को कराना था, आप 14 को वहां रिजल्ट डिक्लेयर कर देते, और बाकी 2 राज्यों के आप 4 मई को डिक्लेयर कर देते, तो जो कांग्रेस और बाकी पार्टी के संशय है ये भी दूर हो जाते। ये फिर देखिए, दोबारा मैं कहूंगा, हो सकता है कि चुनाव आयोग के किसी प्रतिनिधि को आपको जरूर रखना चाहिए कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वो सभी पार्टियों से मिलकर और स्वतंत्र निर्णय लेने का कार्य करती है। लेकिन मैं दूसरी बात पे आता हूँ, देखिए फिर वही कहता हूँ कि चोर को हमेशा चोरी नजर आएगा। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव आयोग को वो गिरवी बना के रखती थी। चुनाव आयोग जब रिटायर्ड होते थे या उसके पहले भी उनको लाभ के पद देती थी, बाद में खेल मंत्री बनाती थी, फिर मतलब एसएन सिंह साहब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कांग्रेस के दरमियान जो था वो गिरवी रखा गया था और आपके टाइम में बिल्कुल स्वतंत्र है। आप इसीलिए कह रहा हूं ना कि आप सुन तो लीजिए कि इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पूरे भारत में एक ही ऐसे राजनीतिक पार्टी है जिसको कोर्ट ने कहा कि ये जो है चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया, इसने चोरी के बल पे आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने चुनाव जीता, दूसरे को नहीं। दूसरा, स्वयं जो आदरणीय सोनिया गांधी जी जब भारत की नागरिक नहीं थी तो घुसपैठ करते हुए किस तरह से वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। तो ऐसे लोग, मुझे लगता है आप आपकी कर सकते हैं, हम इस पे नहीं जाते। हम आज जरूर इस पे आते हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। आपने पूछा हमारे मित्र बड़े भाई से, सुरेंद्र राजपूत जी से, कि आपकी क्या हैसियत है। भाई असम में आपकी सरकार है, नहीं, वहां तो एनडीए की सरकार है। पश्चिम बंगाल में आपकी कितनी सीटें हैं, 0, आपकी सरकार है, नहीं, वहां तो टीएमसी की सरकार है। केरल में एलडीएफ की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है। मतलब 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सहयोगी बन के कौन जा रहा है, आपने समाजवादी पार्टी को भी, ठीक है, लेकिन आपकी भी तमिलनाडु में आपका कोई लेना देना नहीं है, पश्चिम बंगाल में आपके पास आपकी सरकार नहीं है, भाई सच्चे केरल में आपका ही नहीं है, तो आप तो केवल 2 राज्यों में है, पुडुचेरी और असम में, आप भी तो 2 ही में हैं, आप ऐसा ना कहिए। 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि ये जो 3 राज्यों में जो वोट डाले जा रहे हैं, उसके बाद 2 राज्यों में जो वोट डाले और नतीजे आने के बीच का जो अंतराल है, आखिर वो क्यों तय किया गया है, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए लगातार बने हुए हैं सुरेश राजपूत सर,
SN सिंह साहब, शुभांकर भट्टाचार्य साहब, प्रोफेसर भुवन जोशी, शुभीर भौमिक साहब। भौमिक साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के लिहाज से आपको लगता है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है? एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर जरूर है, जिसको संभालने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस कुछ दूसरे इश्यूज का इस्तेमाल करेंगे। एक तो SIR का इशू को इस्तेमाल करेंगे कि इसके चलते बहुत लोगों को असुविधा हुआ है, बहुत समस्या हुआ है, काफी जो BLOs जो इस प्रक्रिया में जुड़े हुए थे उनका मौत भी हुआ है इस प्रेशर के वजह से। इस तरह के इश्यूज को वो सामने लाएंगे। दूसरे काफी सारे जो इश्यूज हैं वो सब सामने लाने की कोशिश जैसे करेंगे। बिहार में अभी ये SIR एक बहुत उनका बड़ा मुद्दा बना, बट हमें नतीजों में नहीं दिखा। बंगाल में तस्वीर अलग है क्या? बंगाल में ये डिपेंड करेगा कि कौन जो इफेक्टेड हुआ है SIR के चलते, जिसको हैरेसमेंट हुआ है, जिसका नाम निकल गया है, उसके जो करीबी लोग हैं उनमें नाराजगी होने की संभावना है। जो एक ही फैमिली का इस तरह के बहुत सारे हुए हैं, हमें अच्छी तरह से पता है कि जिसका नाम नहीं है उनके फैमिली के दूसरे लोगों का नाम आ गया, हस्बैंड का नाम आ गया है, वाइफ का नाम नहीं है। इस तरह के अभी एडजुडिकेशन प्रोसेस में है। तो इस तरह के केसेस में नाराजगी जो है उसका किस तरह से तृणमूल, एक तो है कि ऐसे जो लोग हैरेस्ट हुए हैं उनमें नाराजगी है, अब उस नाराजगी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कौन सा दल किस तरह से अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे, वो भी देखने वाली बात है। मतलब कि एक चीज ये भी आप मद्देनजर रखिए कि बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं है, क्योंकि आज मिड मार्च हो चुका है। बिल्कुल। हाँ, तो 1 महीना से थोड़ा ज्यादा वक्त रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त तो कैंपेनिंग इलेक्शनियरिंग के लिए रहा नहीं है। बट इसी बीच लेकिन SN सिंह साहब, जो मैंने एक रणनीतिक शिफ्ट देखा आप लोगों में, वो ये देखा कि पिछली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे थे, इस बार उन्होंने कहीं ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। ये रणनीति आपने बदली क्यों? आपको लगता है पिछली बार आपको बड़ा नुकसान पहुंचा था जब आपने ममता दीदी ओ ममता दीदी करके पुकारा था, तो आपको लगा वहां की जनता ने नकारा इस बात को? नहीं, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। और अब भी जब भी हमारे गृह मंत्री जी गए, हमारे प्रधानमंत्री जी गए, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो भी पश्चिम बंगाल का दौरा किए होंगे, आप वो देखे होंगे, वो 15 साल जो TMC के काल खंड रहे हैं उसकी जरूर चर्चा करेंगे। TMC का सुप्रीमो कौन है, वहां का मुख्यमंत्री कौन है, उसकी जरूर चर्चा किए। और उन्होंने कहा कि जो माँ मानुस माटी की बात करती थी ममता बनर्जी जी, तो माँ के लिए तो परमिशन लेना पड़ता है। वो काली माता हो, दुर्गा माता हो, सरस्वती माता हो, उनकी पूजा के लिए तो परमिशन लेना पड़ता है। और मानुस तो अगर 1200-1300 चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं तो उनका आता पता ही नहीं चलता है। और भारत से ज्यादा, अगर बंगाल से ज्यादा, पश्चिम बंगाल से ज्यादा आप बांग्लादेश की माटी को प्यार करने लगेगी तो माँ मानुस माटी का नारा आपका धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपके हिंदुत्व की कार्ड तो ममता बनर्जी ने खोज रखी है, चाहे वो दीघा में जगन्नाथ धाम हो, चाहे वो दुर्गा आंगन हो, चाहे वो सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ हो, जिसमें 216 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा लगाई गई है। तो ममता बनर्जी के पास तो आपके हिंदुत्व का जवाब है। नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने पूछा। दरअसल होता क्या है, जब कथनी और करनी में अंतर हो जाती है तो जनता उसको जानती है और जनता जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। और जनता 38% 77 सीटें देते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। एक कहावत है कि कथनी मीठी खारसी करनी 20 किलो। जब आप दुर्गा पूजा पंडाल को परमिशन के लिए, जब आप नवरात्रि में बहुत सारे दंगे फसाद कराएंगी, जब कोई आवाज देंगी तो एक विशेष संप्रदाय, एक विशेष समुदाय को देने का कार्य करेंगी, तो वहां की जनता ने देखा है कि किस तरह से हिंदुओं के ऊपर वहां अत्याचार और अन्याय होने का कार्य किया जाता है। बार बार वहां की महिलाएं, जो 50% से ज्यादा आबादी महिलाओं की है, जो महिलाओं की सुरक्षा देने में आप नाकाम रहती हैं, तो प्रधानमंत्री ने पूरे पश्चिम बंगाल की जनता बोलने लगती है कि इस ओके, SN सिंह साहब, आपकी बात आ गई साहब। और भारतीय जनता भट्टाचार्य साहब, आपको लगता है कि SIR को जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक मुद्दा बनाया, सड़क से लेके संसद तक और संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, पश्चिम बंगाल में उसका इंपैक्ट है? हमने बिहार में भी बहुत सुना इसके बारे में, बट वो इंपैक्ट नहीं दिखा। पश्चिम बंगाल के बारे में आप बताइए थोड़ा। रमेश जी, ये कहना गलत है कि बिहार में इंपैक्ट नहीं दिखा। बिहार में 65 लाख जो नाम काटे गए उसका बिल्कुल इंपैक्ट दिखा।
क्या उसका रोल भाजपा के जीत में नहीं था? ये मैं नहीं मान सकता बात को साहब। दूसरी बात, जब बात करते हैं, अभी मैं एचएन सिंह साहब को सुन रहा था, है ना, तो मां माटी मानुष की बात कर रहे थे कि वहां पे किस तरीके से जो है ममता बनर्जी का ये, तो देखिए मैं मां माटी मानुष के बारे में बता दूं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता जो मां को लाइन में खड़ा करके उनका जो है ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, दिखाते हैं कैसे करके एटीएम से पैसा निकाला जाता है। वैसे करके किसी मां का हम लोगों ने आज तक जो है उस तरीके से सम्मान नहीं किया। मानुष की जहां तक बात रखती है उसका तो आप ख्याल ही नहीं करते। वो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, देखिए मैं जब किसी तक की बोला, माँ, एक तो किसी की बेटी, किसी की बहन, जिसके लिए ममता बनर्जी कहते हैं कि रात को मत बात करने दिया जाए। रमेश जी फिर आप ऐसे पूछ करिए, रहा इसको हूँ जो है भाई, पूरा डिबेट भाजपा हो रहा का है, शो डिबेट उनको हो रहा है। बोलिए। मुझे ओके सिंह साहब एक बार कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जवाब दे मतलब दीजिएगा। बहनों को मां नहीं मान रहे। देखिए जानते हैं क्या है कि ये शिष्टाचार का यहीं से दिखावा हो जाता है कि जब आप नेशनल चैनल पर आके जब आप इस तरीके से करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, इससे पता चल जाता है कि आप किस प्रकार का रवैया संसदों में रखते हैं, वो आपका दिख जाता है। अब जहां तक बात आती है कि यहाँ पे मैंने माँ की बात बता दी, उस तरीके से नहीं है। मानुष भी, बंगाली मानुष को तो ये कहते सब बांग्लादेशी हैं। मजुमदार पकड़े जाते हैं दिल्ली में, वहां को बताया जाता है ये तो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश में मुखर्जी और मजुमदार पलने लगे, ये बोलते हैं। रही बात माटी की, उसमें तो आपने मंदिर मस्जिद फैला के उसको ऑलरेडी रंगों में डिवाइड कर दिया। तो आपका है माल, मंदिर, मस्जिद, इन तीन माह पे आप वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि वहां की जनता क्या इतनी मूर्ख है कि वो उसी तरीके से जो है, जो सिर्फ आपके जो जिसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को वहां पे अप्लाई करने देती है कि नहीं। और रही बात एसआईआर की, तो क्या एसआईआर से प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तृणमूल को रही? हर विपक्षी आपके खिलाफ खड़ा होता रहा कि एसआईआर को जिस तरीके से आपने किया। आप तो इलेक्शन का मतलब ही होता है आपके लिए षड्यंत्र का फेस्टिवल, ओके एक षड्यंत्र करने का ठीक है। फेस्टिवल शुभंकर जी है, उसके मजे लेने हैं आपको। पूरी आपका कार्यक्रम एक ही चीज पर है। रमेश जी, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। रमेश जी समय दीजिए, बहुत देर से समय मांग रहा हूँ। रमेश जी बहुत देर से समय मांग रहा हूँ, दीजिए हमको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए प्रोफेसर जोशी, आप भी बात रखिए। भ्रष्टाचारी शिष्टाचार की मैं आ रहा हूँ सिंह साहब, एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा। देखिए बोलिए मैं आपसे देखिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, यहां पर असम के अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय ममता बनर्जी ने जिस प्रकार जरा सुन लीजिए, आदरणीय ममता बनर्जी ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च न्यायालय में जाके चुनौती दी, पूरा बंगाल उनके साथ खड़ा हो गया, पूरी बंगाल की जनता खड़ी हो गई। और जिस प्रकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करा इन्होंने, और किस प्रकार ममता बनर्जी ने शेरनी की तरह इनकी ईडी और सीबीआई को घुटनों के बल पर ला दिया, यह ममता बनर्जी का त्याग और बलिदान है। इसको बंगाल देख पा रहा है कि आप विपक्षियों को किस प्रकार साजिश कर रहे हैं। इसका जवाब जनता देने जा रही है। बंगाल में आदरणीय ममता जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है आदरणीय ममता जी की। मैं इनको कहना चाहता हूं, इनके सारे षड्यंत्रों को फेल करने का काम बंगाल की जनता ने करा है, और मां माटी और मानुष आदरणीय ममता जी के साथ खड़ा है। ओके सिंह साहब, एक और सवाल जो आप लोग बार बार उठा रहे हैं घुसपैठियों का, वो आप पे बैकफायर कर रहा है साहब। लोग पूछ रहे हैं कि आपके होते हुए ये घुसपैठी अंदर आए कैसे, और आए तो आपने भेजने का क्या प्रबंध किया? नहीं, तीनों चारों चीज आपने जो भी पूछा सारी विनम्रता से और बड़े अच्छे तरीके से जवाब देने का कार्य करूंगा। देखिए अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र जो मुझे लगता है आसाम के पर्यवेक्षक भी हैं, वो ये बता के जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में अपने दो सहयोगी कांग्रेस और टीएमसी में किसके साथ हैं, बताने पाएंगे। तीसरी बार, पिछली बार भी उनकी हैसियत वहां देखी गई, 700 सीट पाएगी, 500 पाएगी कि नहीं पाए, और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो असम में ही केवल है। तेरी भूल ही गए तो मैं कैसे मानूं कि वो बहुत सारी चीजों को जान रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगा, दो आरोप इन लोगों ने लगाए। इन्होंने कहा मशीनरी, भाई मशीनरी और चुनाव के दुरुपयोग के द्वारा अगर सरकारें बनती तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से नहीं जाती और केंद्र से कांग्रेस की सरकार नहीं जाती। पांचवी बात मैं कहूंगा, अभी हमारे टीएमसी के जो मित्र थे वो आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां विकास का कार्य नहीं करती। आप देखे होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं और भी 18,680 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करते हैं। 480 किलोमीटर की एनएच है, रेल है, बंदरगाह है। अरे साहब, ये चुनाव तारीखों का ऐलान होने से एक दिन पहले करना भी तो वोटर के समझ में आता है ना।
नहीं, पहले का है रेल आधुनिकीकरण पहले का है, हल्दिया डाकनीकरण पहले का है, कोलकाता नेशनल हाईवे पहले का है, जीडीए परियोजना पहले का है, जो सिटी गैस परियोजना पहले का है, बहुत सारी ट्रेनें पहले का है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आज पूछिएगा टीएमसी के हमारे मित्र से कि पांच कोई परियोजनाएं जो चलाए हो तो जरूर बता के जाएंगे। विनम्रता के साथ मैं हाथ जोड़ के जाऊंगा अगर किसी 5 नए कारखाने का नाम, 5 नए कारखाने का नाम अगर टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ बता कर देंगे, क्योंकि आज जो है ये बड़ा जिम्मेदार चैनल है न्यूज नेशन के चैनल पे सभी लोग देख रहे हैं। अगर टीएमसी के प्रवक्ता बता कर जाएंगे कि 15 साल में उन्होंने प्रोफेसर जोशी एक मिनट ऐसे समझ में नहीं आएगा। प्रोफेसर जोशी एक बार शांत हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। धन्यवाद देंगे सर ऐसे नहीं, 5 कारखाने तो बता के जाए। एक बार रुक जाइए, 5 मिनट 5 सेकंड हो गया ना, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ शिष्टाचार। शुभांकर जी एक मिनट रुक जाइए, प्रोफेसर जोशी एक बार शांत हो जाइए। 5 सेकंड बोलिए एहसन सिंह साहब, प्लीज कंप्लीट करिए। 5 सेकंड मैं बार बार कह रहा हूँ कि सांच को आँच कैसा, चोर को शोर कैसा। आप बताइए, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसको चाहे पश्चिम वाले रूम में बैठा दीजिए, चाहे पूर्व वाले बैठा दीजिए, चाहे प्रिंसिपल के साथ बैठा दीजिए, चाहे प्रांगण में बैठा दीजिए। जो व्यक्ति जो पार्टियां काम की होगी, अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है, अब कोई रैली थोड़े ना कि आप यहाँ भाषण देने का कार्य आपने क्या जनता के लिए किया है, वो जनता जनार्दन होती है, जनता देखेगी, उस पर वोट करेगी। हमने बताया कि उजाला हो किसान सम्मान निधि हो, गरीब कल्याण की योजना और असम और पश्चिम बंगाल संपूर्ण। सिंह साहब अभी आप नॉन स्टॉप बहुत ठीक है, प्रोफेसर जोशी रुक जाए। सुरेंद्र राजपूत साहब अभी बाकी, प्रोफेसर जोशी आप शांत हो जाइए। सुरेंद्र, अरे प्रोफेसर जोशी एक बार शांत हो जाइए, आपके पास सिलेंडर है ना, आप शांत रहिए प्लीज। शिष्टाचारी कैसे हो गए? सुरेंद्र राजपूत साहब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ये बात सही है, आपने जितने भी बिंदु रखे, प्रोफेसर जोशी ये कोई तरीका नहीं है सर, आप शांत हो जाइए। मैंने आपसे कहा ना, जब आपकी बारी आएगी आप रख लीजिएगा अपनी बात। अभी सुरेंद्र राजपूत जी को बोलने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत साहब आपने जो बातें कही, आपने अपने तर्क रखे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं साहब, पश्चिम बंगाल में आपकी तैयारी हमें तो नहीं दिखाई दी, ठीक है, केरल और असम में तो मैं कह सकता हूं, बाकी राज्यों में तो कोई तैयारी नहीं दिखी, ऐसा क्यों? माना आप हर चीज के लिए कह रहे हैं साहब, चुनाव आयोग बीजेपी की मिली भगत है, साहब आपकी अपनी तैयारी भी तो होनी चाहिए। हम पूरी तरीके से, पूरी ताकत से चुनाव असम में लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से चुनाव हम बंगाल में लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से पांडिचेरी में लड़ रहे हैं, प्रमुख विपक्षी दल हैं, तमिलनाडु में हमारी सरकार है, हमारे सहयोग की सरकार है, केरल में चुनाव हम सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। 5 राज्यों में आप जब चुनाव के नतीजे देखेंगे, आपकी नज़र नहीं गई, ये हम लोगों का थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा होगा कि आपकी नज़र में हम नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, अगली बार अब जब आप दोबारा जाइएगा रमेश भाई, तो हम आपकी नज़र में भी दिखेंगे। एक आज आपने काफ़ी सम्यक चीज़ें कही, मैं आपको भी बधाई दूंगा। तो मेरे ख्याल से आपके पास भी किसी जोशी जी का फ़ोन ना आ जाए, तैयारी रखिएगा, क्योंकि आपने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई एक दिन पहले तो सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री करते हैं, गृह मंत्री तो 3 बजे तक घोषणा करते हैं असम में, 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 बजे तक झूठे वादे, घुसपैठ नहीं, केवल आप केवल प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री का क्यों ले रहे हैं? ममता बनर्जी ने 1 घंटे पहले 500 रुपए बढ़ा दिए मौलवी और पुजारियों के, कि उन्हें 1500 की जगह अब 2000 मिलेंगे। भाई आप तो चुनाव आयोग किसी को रोक भी नहीं सकता, जब आप 10,000 देने के लिए अलाउ कर सकते हैं तो इनको कैसे रोकेंगे साहब? नहीं सर, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने तो जितना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में किया, ऐसा तो न भूतो न भविष्यतो। जिस दिन वोटिंग थी रमेश जी, जिस दिन वोटिंग थी उससे 1 दिन पहले तक जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए आए, और आज सरकार बने हुए 3 महीने 4 महीने से ज्यादा हो गए, एक जीविका दीदी को 2 लाख रुपए ने दिए जो इन्होंने वादा किया था। एक जीविका दीदी को 1.5 करोड़ में से क्या एक भी जीविका दीदी इनको ऐसी नहीं मिली जो अपना व्यवसाय कर सकती हो? यानी सारी जीविका दीदी नाकारा हैं क्या? तो ये जिस तरीके की बेईमानी करते हैं, अब आप कल प्रधानमंत्री जी आकर के सरकारी आयोजन कहें साहब हमने मैदान भर दिया, अरे सरकार के उसमें तो आप कोई मैदान भर दीजिए, हिंदुस्तान भर दीजिए जाकर के। राजपूत साहब, और 4-4 बोतल शराब पिला करके। राजपूत साहब मैं एक और बात रखना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं एक फिगर भी लेके आया हूं, जो राज्यों के ऊपर कर्ज है और जिस तरह से हम ये रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं,
ये बहुत नुकसानदेह है साहब राज्यों के आर्थिकी के लिए, देश की आर्थिकी के लिए भी। पश्चिम बंगाल में 7,14,196 करोड़ का कर्ज है, ऑलमोस्ट डेट जीएसडीपी रेशियो 38%, असम में 27.5%, केरला में 36.8%, तमिलनाडु में 30.3%। अब आप सोचिए ये राज्य पहले से ही कर्ज के भंवर में डूबे हैं, उसके बाद ये एक के बाद एक रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, तो साहब कहां से इन राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? हमें इसको सोचना तो पड़ेगा। राजपूत साहब, मैं गलत कह रहा हूं? बहुत सही बात कही रमेश जी। एक कबीर का दोहा था, लेकिन वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाएगा। हम जानते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। साहब राज्यों का डेप्थ तो आप सब लोग बता दे रहे हैं, लेकिन 55 लाख करोड़ का डेप्थ हम छोड़ करके गए थे 2014 में। आज की डेट में 300 लाख करोड़ का डेप्थ कर दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। 250 लाख करोड़ और कर्जा ले लिया, 50 लाख करोड़ हमसे लूट लिए एक्साइज, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके, यानी लगभग 300 लाख करोड़ और इन्होंने लूट लिए, लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं। वहां पर डेट रेशियो सर उनका भी जीडीपी डेट रेशियो 58% है, उनका भी 58% है जी। तो मैं मना नहीं कर रहा। तो मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि कहां 88%, 83% और 90% नरेंद्र मोदी जी का, कहां 30%, ठीक है। सिंह साहब बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिए। राजपूत साहब मेरे पास समय समाप्त हो गया। सिंह साहब बहुत जल्दी से 30 सेकंड, फिर भट्टाचार्य साहब को। सिंह साहब बहुत संक्षेप में। बहुत अच्छी। फिर भी मैं वो जाऊंगा, हो सकता है कि तकलीफों की सांस सर ये रेवड़ी कल्चर को रोकिए सर, ये देश के लिए खतरनाक है। इसीलिए कह रहा हूं, वो समाजवादी पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जो इसी तरह से सरकारें बनाती है, उनको ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि पॉकेटमारी से लेके और डकैती तक करने का कार्य कांग्रेस ने किया। सबसे पहले देश में आसाम में इसी तरह से करके सरकार बनाए। आप देखे होंगे पिछली बार छत्तीसगढ़ में, अभी हिमाचल और कर्नाटक में जो कुछ भी वादा किया उसको पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी, आज भी कहता हूं, डंके के चोट पे कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करेंगे, हम उजाला, उज्ज्वला, किसान सम्मान, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाकर आज 21 राज्यों में सहयोगियों के साथ सरकार बनाए हुए हैं। मेरे पास समय समाप्त हो गया। आखिरी कमेंट भट्टाचार्य साहब, आखिरी कमेंट भट्टाचार्य साहब। देश की जनता ने सबक सिखाया। रमेश जी एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे बड़े पार्टी के जो है पहले जो है उनके पास प्रति हो जाता है, लेकिन मुझे इस समय उतना समय नहीं मिला। फिर भी मैं 3 बातें रखता हूँ। मैं बहुत देर तक आप लोग को फोटो दिखा रहा था, वो 2024 के इलेक्शन का था, जिसमें ईवीएम पर बीजेपी का जो है टैक्स सील लगा के देखा पाया गया था। और ये फोटो मैंने अपना नहीं दिखाया था, इनका सबसे बड़ा जो है उन्हीं के अपने मीडिया क्षेत्र से आ रहा था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था। दूसरी बात, जब ये बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल की तरह से बात करते हैं, मैं हाल ही की बात बता दूं, जगन्नाथ सरकार कौन है? जगन्नाथ सरकार को यूपी भेजा गया था। मैं पिछले सप्ताह की बात कर रहा हूँ, यूपी भेजा गया था। रानाघाट से 5 कारखाने बताइए ना, वो यूपी आते हैं, 5 कारखाने बता देते, 5 कारखाने बता देते जो टीएमसी की सरकार बनाई होती। 5 कारखाने बना दीजिए, 5 कारखाने बता दीजिए। मैं लास्ट तक पूछूंगा, 5 कारखाने बता दीजिए। भट्टाचार्य साहब मैं प्रयास करूंगा अगली बार जब आप अतिथि हमारे प्रोग्राम में आए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आपके पास पर्याप्त समय होगा अपनी बात रखने का। आज के लिए क्षमा चाहूंगा, मेरे पास समय समाप्त हुआ। आप सभी मेहमानों को मैं बहुत आदरपूर्वक बहुत धन्यवाद दूंगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत आभार। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान, लेकिन जो सबसे चौंकाया जिस बात में कि इस बार पश्चिम बंगाल में केवल 2 फेजेस पे वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर 4 मई को नतीजे आएंगे। बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।